सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईटी की एडिटोरियल क्लास में। आपको इस क्लास में मैं सिखाता हूँ कैसे इंग्लिश के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और अपनी वोकैबुलरी तीनों पे वर्क करना है। मैं इन एडिटोरियल्स के जरिए आपको सिखाता हूँ अप्रोच जिससे कोई भी लड़का और लड़की कॉन्फिडेंस के साथ अपने मार्क्स को स्कोर कर सकता है इंग्लिश सेक्शन के अंदर। आज इस काम को करेंगे सुबह के फर्स्ट एडिटोरियल से द हिंदू के ऑल इल एडवाइज्ड मूव। आज का सेशन है ना, इसको वोकैबुलरी सेशन बोलते हैं, है ना, वोकैबुलरी स्पेशल सेशन। हालांकि इसमें ग्रामर रूल्स भी हैं, बट हम वोकैबुलरी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्योंकि आज फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी है अपने पास। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सीखना है तो पूरे मन से सीखना, पूरी वीडियो को एक सेटिंग में देखना। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट देख करके ज़िंदगी में कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा। तो कोशिश करें, जिस काम को करें पूरे मन से करें। चलिए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा है इल एडवाइज्ड मूव। देखो, मूव का मतलब होता है हरकत, है ना। आप कुछ काम करते हो वो आपकी मूव होती है। और इल एडवाइज्ड का मतलब होता है जिसको गलत तरीके से, गलत एडवाइस के साथ आपने किया हो। आपको मैं कुछ गलत सलाह दे दूं और उस गलत सलाह पे आप कुछ काम कर जाओ, तो वो आपका जो काम होगा ना, जो मूव होगा, वो एक इल एडवाइज्ड मूव होगा। समझ गए? या फिर आप कोई ऐसा काम करो जिसके खिलाफ आपको सबने एडवाइस दी हो, यार ऐसा मत करना, फिर भी आपने वो काम कर दिया, उसको भी बोलेंगे इल एडवाइज्ड मूव। अब इस पे आएंगे बाद में, पहले देखते हैं आगे किस बात की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ऑन थ्रेट ऑफ कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट सूर्या। कह रहे हैं हम बात कर रहे हैं उस थ्रेट की, उस जो है चुनौती की, उस धमकी की, जो है कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स की, जो है कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट इस सूर्या नाम के बंदे के खिलाफ। तो कोर्ट ने धमकी दी है सूर्या नाम के आदमी को, हमारी कोर्ट ने, है ना, कि आपके खिलाफ हम कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चला देंगे, अवमानना की प्रोसीडिंग चला देंगे अगर आप अपना बयान वापस नहीं देते। अब आगे देखेंगे हम डिटेल में क्या होता है कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग और किसके खिलाफ और क्यों चलाई गई है। उससे पहले आप आ जाएं इस इल एडवाइस नाम के वर्ड पे। बड़ा ही अच्छा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको देखते ही आपको याद भी आ जाना चाहिए। मैंने कई बार आपको करवाया है। पहले मुझे इस चीज़ का जवाब दें, यार इल एडवाइस मतलब खराब तरीके से एडवाइस किया हुआ। तो सर बैड एडवाइस क्यों नहीं लिख दिया? आप ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, बैड एडवाइस्ड मूव, इसको आप ऐसा भी लिख सकते थे। ये इल वर्ड ही क्यों यूज़ किया? और इल का मतलब तो बीमार होता है, तो ये क्या बीमारी की बात हो रही है क्या यहाँ पे? अब देखो, वैसे ही आप बैड डिवाइस्ड प्लान भी लिख सकते हो और वैसे ही आप बैड मैनर्ड बॉय भी लिखते होगे। अब थोड़ा सा ध्यान से समझे। बैड का मतलब आपने जिंदगी भर जाना है बुरा। बैड मतलब बुरा। ही इज अ बैड बॉय, शी इज अ बैड गर्ल। पर जब बॉय गर्ल के साथ में बैड आता है तब वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है। लेकिन बैड को जब आप एक एडवर्ब की तरह यूज करवाते हैं, जब बैड को एक एडवाइस नाम के एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब की तरह यूज करवाते हैं, तब बैड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो बैड का मतलब एज एन एडवर्ब बुरा नहीं होता है। बैड का मतलब एज एन एडवर्ब होता है बहुत ज्यादा। आई वॉन्ट दिस मोटरसाइकिल बैड, मुझे इस मोटरसाइकिल की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई वॉन्ट दिस थिंग बैड, है ना। तो समझ गए ना। तो बैड को कभी भी एडजेक्टिव्स के आगे मत रखें क्योंकि उसका मतलब होता है बहुत बुरा। अब यहाँ पे अगर बैड एडवाइज्ड मूव हमने बोला है, एडवाइज्ड एक एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, तो मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा एडवाइज्ड मूव। समझ गए मेरी बात को? तो आपका सारा फॉर्मूला फेल हो जाएगा खराब वाला। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है, एडवर्ब फॉर्म में बुरे के लिए अपने पास एक वर्ड है इल। इल का मतलब बीमार होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव फॉर्म में। द बॉय वॉज इल, है ना, द गर्ल वॉज इल, माई फादर इज इल, वो अलग चीज है, वो एक एडजेक्टिव है ना। जब इसको किसी एडजेक्टिव के आगे रख देते हैं इल को, तो ये एडवर्ब बन जाता है और एडवर्ब फॉर्म में इसका मतलब वही होता है जो बैड का एडजेक्टिव फॉर्म में होता है, मतलब कि बुरा। अब देखो, इल एडवाइस्ड मूव का मतलब है खराब तरीके से एडवाइस की गई मूव। इसी तरह से बैड डिवाइस्ड प्लान मतलब खराब तरीके से बनाया हुआ प्लान। ये बैड डिवाइस गलत है, इसकी जगह वो पेपर में करना होगा इल एडवाइस प्लान। इसी तरीके से बैड मैनर्ड बॉय, आपने ये तो बहुत देखा होगा ना, बैड मैनर्ड गर्ल, ये भी गलत है। अगर आपको पेपर में दिया जाए तो आपको इसकी जगह इल रखना पड़ेगा, क्योंकि बैड कभी भी मैनर्ड नाम के एडजेक्टिव के आगे एडवर्ब बन के नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़े, समझ गए होंगे आई थिंक। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आज का ग्रामर है ना, आज का जो क्विज है वो मैंने आपको दिखा देता हूँ, है ना। देख लो, 3 क्वेश्चंस हैं और निहायत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसबीआई पीओ के मेन से क्वेश्चन है।
अगर आप एसएससी पे क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपके सबसे हार्ड वाली शिफ्ट के जो है ना क्वेश्चन हैं, कोशिश करना इन क्वेश्चंस को आज से ग्रामर रूल्स जो मेरे साथ सीखोगे उसके हिसाब से ही सॉल्व करना है। शायद एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एरर भी आपको मिल जाए। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मेरे आंसर आपको कमेंट में मिल जाएंगे। चलो इसका अभी ना टाइटल पैराग्राफ पढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है बाय सीकिंग कॉन्टेम्प्ट एक्शन फॉर एन इनॉक्यूअस कॉमेंट एससी जज हैज सेट ऑफ कंट्रोवर्सी। कह रहे सीख करके, सीख करना क्या होता है भाई, सबको कई बार बताया मैंने, किसी चीज़ का पीछा करना, किसी चीज़ की तलाश करना, किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, इसको कहते हैं सीख करना। कह रहे सीख करके, कोशिश करके कॉन्टेम्प्ट एक्शन की, अवमानना की कार्रवाई की, और किसके लिए, एक इनॉक्यूअस कमेंट के लिए, एक ऐसे कमेंट के लिए जो बहुत ही भोला भाला कमेंट है। समझ गए ना, इनॉक्यूअस क्या होता है, जो बिल्कुल भी हार्मफुल ना हो, गलत तरीके से कोई काम ना किया हो, वो इनॉक्यूअस होता है, भोला भाला। तो एक भोले भाले कमेंट के लिए सीख करके कॉन्टेम्प्ट के एक्शन को, अवमानना की कार्रवाई को, करे ऐसा करके जो एससी के जज है ना, जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने सेट ऑफ कर दिया है, शुरुआत कर दी उन्होंने एक कंट्रोवर्सी की, एक विवाद की। समझ गए सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस है। एचसी के जज साहब ने शुरू कर दिया है एक विवाद, और किया कैसे है, इन्होंने कोशिश कर ली है कॉन्टेम्प्ट एक्शन को बनाने की, एक भोले भाले सीधे साधे कमेंट के ऊपर, सूर्य नाम के इस आदमी के। चलो आगे बढ़ते हैं, इस जो सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे। देखो सब्जेक्ट वर्ब मैं आपको हर रोज़ बताता हूँ, अगर आप सीधे सीधे आज किसी दूसरे ग्रह से लैंड हुए अपने चैनल पे, तो मैं फिर एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। देखो एचसी जज यहाँ पे सब्जेक्ट था, हैज सेट ऑफ इसकी वर्ब थी। अगर आपने ये चीज़ नहीं पकड़ी, खुद से नहीं पकड़ी ना, तो आप अब इंग्लिश के अंदर थोड़ा ढीला है मामला। मैं नहीं चाहता हूँ ढीला रहे। ये आपका पहला जो है ना मुकाम क्या होता है आपका इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना। तो मैं चाहता हूँ कि हर लड़का और हर लड़की इतनी इंडिपेंडेंट हो इंग्लिश में कि वो ऐसा ना हो कि सर मुझे सेंटेंस समझ ही नहीं आ रहा है, बना कैसे हुआ है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो मेरे सब्जेक्ट को देखो, ग्रीन कलर में हर पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको दिखेगा, दिख रहा है ना ग्रीन कलर में, और पिंक कलर में आपको वर्ब दिख रही है। तो मेरे सब्जेक्ट से अपने सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं, जब तक आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग ना आ जाए जैसी मेरी है। कोशिश करेंगे मेरे साथ, है ना। चलो अब मैं आपको इस वर्ड की, इस सेंटेंस की वोकैबुलरी बताता हूँ। देखो इनॉक्यूअस होता है बिल्कुल इनोसेंट, अनऑब्जेक्शनेबल, हार्मलेस। समझ गए ना। आज एक नया वर्ड बताता हूँ उसके लिए आपके, जजून। जस्ट अ मिनट, जजून नया वर्ड है शायद आपके लिए। जजून का मतलब होता है बिल्कुल भोला भाला सा, बच्चों वाला होता है ना, चाइल्ड लाइक, उसको कहते हैं जजून। इसी से ही जुगनैल नाम का वर्ड बना है ना, जजून से ही। जुगनैल क्या होता है, जो बच्चों से रिलेटेड हो, जो एडल्ट से रिलेटेड ना हो। हैज सेट ऑफ, ये सेट ऑफ होती है एक फ्रेजल वर्ब। क्या होती है, फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है स्टार्ट करना, शुरुआत करना किसी चीज़ की। आज एक काम करते हैं, सेट से बनने वाली हर फ्रेजल वर्ब को देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको कॉल से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब करवाई हैं, ऐसे ही मैं आपको सेट से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब करवा देता हूँ। पहले एक काम करें, अपनी नॉलेज को परखें, इसमें से कौन सी फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आप जानते हैं। सेट इन, सेट अप, सेट आउट, सेट अबाउट और सेट फॉर्थ। चलो सबसे पहले शुरू करेंगे इजी वाली से। सेटअप क्या होता है, सेटअप आप सब लोग जानते हैं ना भाई, ये मेरा सेटअप है, ये मेरा पूरा सिस्टम है। तो सेटअप का मतलब होता है किसी चीज़ का सिस्टम बिठाना, सिस्टम बिठाना, सिस्टम बिठाना। समझ गए ना, किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिश करना। वी हैव सेटअप अ प्लांट, ये सेट नाम की वर्ब की तीनों फॉर्म सेट ही होती है। तो वी हैव सेटेड अप नहीं होगा, वी हैव सेटअप ही होगा। सेटेड वेटेड कुछ नहीं होता इंग्लिश में, है ना। तो वी हैव सेट अप अ प्लांट, हमने एक प्लांट को इस्टेब्लिश कर लिया है, सिस्टम बिठा दिया इस प्लांट का। अच्छा सेटअप आपने सीख लिया। अब देखो सेट इन क्या होता है। सेट इन होता है एक नई अवस्था की शुरुआत होना, एक नई स्टेट की शुरुआत होना। जैसे मैं बोलूँ विंटर्स हैव सेट इन, सेट इन, विंटर्स हैव सेट इन। अब इसका मतलब क्या है, सर्दियां शुरू हो गई हैं। समझ गए ना, कोई चीज़ जब खुद को शुरू करती है ना, तब सेट इन नाम की चीज़ को अपने उसको जो है यूज़ करते हैं, सेट इन नाम की फ्रेजल वर्ब को। और एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, लेजीनेस हैज सेट इन ऑन दिस डे ऑफ हॉलीडे। आज छुट्टी के दिन बड़ा आलस में आ गया हूँ। समझ गए ना, लेजीनेस को फील कर रहा हूँ। समझ गए मेरी बात को। तो सेट इन का मतलब होता है किसी नई अवस्था, किसी नई स्टेट की शुरुआत होना। जैसे विंटर्स की शुरुआत होगी, गर्मियों की शुरुआत होगी, आपके अंदर जो है आलसी बनने की शुरुआत हो गई, मतलब किसी चीज़ का आपके अंदर आना। चलो सेट आउट देखते हैं। सेट आउट का मतलब होता है किसी जर्नी पे जाना, टू प्रोसीड ऑन अ जर्नी।
कुछ लोगों का बोलना है सर हिंदी में लिख दिया करो, वैसे तो मैं लिखता हूँ पर हिंदी के चक्कर में इतना ना पड़े, क्योंकि मैं बोल भी तो रहा हूँ ना यार, थोड़ा आपको अपना भी तो आइडिया लगाना पड़ेगा। सेट आउट का मतलब है किसी सफ़र की शुरुआत करना। ही सेट आउट ऑन अ वर्ल्ड टूर, उसने पूरी दुनिया के टूर की शुरुआत कर दी, है ना, जहाज में बैठ गए जाके सेट आउट कर दिया। अभी सेट फोर्थ और सेट अबाउट को ध्यान देना। देखो इसको याद कैसे करना है। सेट फोर्थ मतलब आगे, अगर किसी चीज़ को आप सेट फोर्थ करते हो तो उसको सबके सामने रखते हो। फोर्थ मतलब सामने या आगे, सेट मतलब सेट करना। सेट फोर्थ का मतलब है सबके सामने किसी बात को रखना। टू एक्सप्रेस योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, ठीक है ना। एक्सप्रेस योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, आप अपने व्यूज अपने बिलीव्स को सबके सामने रखो। भाई मेरा मानना तो ये है, तो आई हैव सेट फोर्थ माई व्यूज। अब लास्ट बचा सेट अबाउट, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए लास्ट में ले रहा हूँ। सेट अबाउट का मतलब है टू स्टार्ट डीलिंग विथ अ प्रॉब्लम और सिचुएशन। आप किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन से स्टार्ट करते हो ना, डील करना शुरू करते हो। वी हैव टू सेट अबाउट दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम से डील विद करना ही पड़ेगा, इससे निपटना ही पड़ेगा। मतलब किसी भी चीज़ से निपटने की शुरुआत करते हो तो सेट अबाउट करते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये 5-6 फ्रेजल वर्ब्स को आप अपने दिमाग में रखें कहीं लिख करके, फिर आएंगी, मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा। मेरे ख्याल से 3 रिपीट के अंदर आप 3 सेशंस में इनको अच्छे से याद कर लोगे, सारी क्या क्या काम करती हैं। चलो आगे बढ़े। अब मैं आपको एक समरी दे देता हूँ आज की। समरी से पहले 2 ज़रूरी चीज़ें। इस लेक्चर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ये सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। टेलीग्राम ग्रुप वही ज्वाइन करना, 1-2 ग्रुप ऐसे भी चल रहे हैं छोटे मोटे, है ना, YD और इंग्लिश ट्यूटर अपने अपने सब अपने हिसाब से चला देते हैं, तो ये वाला ज्वाइन करना जिसमें अपने 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको आज भी इंग्लिश से डर लगता है, आप एडिटोरियल पढ़ते हो मेरे साथ, उसके बाद भी आप कहते हो सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपका बेस बहुत हिला हुआ है। बेस को सीधा कर सकते हो आप मेरे साथ एक ग्रामर सीरीज़ के अंदर। ग्रामर सीरीज़ में आपको दिखा देता हूँ, चैनल के ऊपर रखी है। होम पेज पे जाएं चैनल के और नीचे जाकर के कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसे डिज़ाइन किया इसको मैंने कि कोई भी सीख सकता है, सिर्फ फोकस की ज़रूरत है। 25 वीडियोज़ के अंदर आप अपने ग्रामर का 20-30% जो है ना, अपने जो एग्जाम्स के मार्क्स हैं उसका 20-30% जो है हाथों हाथ इंक्रीज कर लेंगे। तो आपकी चॉइस है, आप कैसे करना चाहते हैं ना, सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना चाहते हैं या टुकड़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। सिस्टमेटिकली करना है तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने रखिए। इसी के ऊपर प्रीमियम कंटेंट की प्लेलिस्ट है। देखो ये ग्रामर सीरीज सबके लिए फ्री है ना, एडिटोरियल्स के जैसे, पर ये प्रीमियम कंटेंट है सिर्फ मेंबर्स के लिए, जिसके अंदर मैं एसएससी और बैंक स्पेशल जो है ना वीडियोस लाता हूँ। जैसे आपको मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, बैंक की नई वेराइटीज़ क्या हैं, तो आप इस सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं। आज इसका बैंकिंग वाला पार्ट 3 आने वाला है ना, पार्ट 3 शाम में 6 बजे, तो आप इसको एक्सेस करें, उस पार्ट को मिस ना करें। साथ में एक्सेस करने के लिए ज्वाइन बटन जाकर के, ज्वाइन बटन से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें जो मर्जी प्लान आप चाहें चूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोगों के कार्ड्स नहीं हो रहे हैं एक्सेप्ट यूट्यूब पे, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, तो वीडियो रखिए, आपको वीडियो देख के मालूम चल जाएगा कैसे आपको पेटीएम, गूगल पे या फोन पे के थ्रू ज्वाइन करना है, जिनके क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। करेक्ट गिवन द एम्बैरेसमेंट। अब देखो मैं समरी दे देता हूँ। समरी ये है, एक आदमी है, सूर्या नाम का एक्टर है ना, साउथ इंडियन, उसने ऐसा बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद तो कोरोना से डर के घर में छुप के बैठे हैं। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारा का सारा मामले की सुनवाई करते हैं, क्योंकि कोरोना चल रहा है। और साथ ही साथ इसी वक्त में वो नीट के स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, 10-15 लाख स्टूडेंट्स को, कि जा करके तुम एग्जाम दो, कोरोना से मत डरो। कह रहे ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं डर के मारे कि हमारे जो है कोरोना वोरोना हो गया हमें कहीं, तो है ना, बहुत डिप्रेशन में आ गए। आपको शर्म नहीं आ रही है? आप खुद तो घरों से बैठ करके अपनी सारी कार्रवाई कर रहे हो कोर्ट की, और बच्चों को बोल रहे हो कि तुम जाओ एग्जाम दे के आओ, कोरोना से मत डरो। मतलब आपको डर लगता है, इनको ना लगता है ना। ऐसा जैसे सूर्या ने बोला, इसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग चला दी। अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है? कह रहा है अभी अभी तो प्रशांत भूषण ने तुम्हें सिखाया था, है ना, अच्छे से तुम्हें पाठ पढ़ाया था, उसके बाद तुम फिर वही काम कर रहे हो। अब ये काम एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, ये काम किया है हाई कोर्ट के एक जज ने। तो कह रहा है आपको ऐसे कामों शोभा नहीं देते, फिर से मुंह की खाओगे। जैसे प्रशांत भूषण ने आपको सिखाया, वैसे सूर्या भी कुछ सिखा के चला जाएगा। बार बार ऐसा करके अपनी सामंतवादी जो व्यवस्था है उसको ना दिखाएं सारी दुनिया के सामने। टिक करके बैठ करके अपना काम करें जो आपका काम है, ना कि लोगों को बुला बुला करके सजा दें कि आपने क्या बोल दिया हमारे लिए। बस ये इसकी आज की समरी है ना, देसी भाषा मैंने आपको बता दिया है। अब कोशिश करेंगे आप समरी को कमेंट सेक्शन में लिखना। आज की टोन है क्रिटिसाइजिंग, बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज कर रहा है, पैन कर रहा है, कास्टिगेटिंग टोन है जो है सारी की सारी आलोचनात्मक टोन्स को बताता है। चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट गिवन द एम्बैरेसमेंट एंड एडवर्स पब्लिसिटी सफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट बिकॉज ऑफ इट्स वर्डिक्ट होल्डिंग
Advocate Prashant Bhushan guilty of contempt for a couple of tweets. One would have thought that superior judiciary would avoid wading into needless controversies by invoking its contempt jurisdiction. लंबा सेंटेंस है पर बहुत सिंपल है. जो दिया गया देखते हुए गिवन. गिवन का मतलब क्या होता है? जो दिया गया देखते हुए या कंसीडरिंग. तो अगर कंसीडर करते हुए या देखते हुए जो एम्बेरसमेंट आई, जो शर्म आई और जो बहुत ही एडवर्स पब्लिसिटी आई, जो बहुत ही ख़राब पब्लिसिटी आई है ना, पब्लिसिटी मतलब एडवर्टीजमेंट, तो जो बहुत ही बदनामी और एम्बेरसमेंट को है जो आई थी उसको देखते हुए. अच्छा, कौन सी बदनामी है और कौन सी एम्बेरसमेंट है? जो कि सफ़र की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसको सहा है हमारे एससी ने. अच्छा, क्यों सहा है? बिकॉज ऑफ कारण से इसके उस वर्डिक्ट के, इसके उस फैसले के. अच्छा, कौन सा फैसला? जो होल्ड करने वाला था, बनाने वाला था, पकड़ने वाला था प्रशांत भूषण को. अच्छा, कैसे? गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट बना के, कोर्ट की अवमानना का दोषी बना के, है ना. तो वो वर्डिक्ट जिसने प्रशांत भूषण को अपनी अवमानना का दोषी बनाया. और किस चीज़ के लिए? फॉर अ कपल ऑफ ट्वीट्स, 2 ट्वीट्स के लिए. कह रहा है इस पूरी एम्बेरसमेंट और एडवर्स पब्लिसिटी को देखते हुए हुआ क्या? वन वुड हैव थॉट. देखो, वन का मतलब होता है कोई भी. तो कह रहा है कोई भी, किसी ने भी ऐसा सोचा होगा. वुड हैव थॉट, किसी ने भी ऐसा सोचा होगा. अच्छा, क्या सोचा होगा? कि जो सुपीरियर जुडिशरी है, जो हमारी ऊपर की कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स, कह रहे वो सुपीरियर जुडिशरी अवॉइड करेगी, वुड अवॉइड, वो अवॉइड करेगी वेड इनटू करना, इस रास्ते चलना. और किस रास्ते चलना? नीडलेस, बिना बात की कंट्रोवर्सीज के, है ना, बिना बात के विवादों के. और कैसे? बाय इन्वोकिंग, इन्वोक करके, जगह करके इसके कॉन्टेम्प्ट के, इसके अवमानना के जुरिस्डिक्शन को, अधिकार क्षेत्र को. समझ गए सेंटेंस को? सिंपल पीसेस करके मैंने पूरा सेंटेंस आपके सामने ब्रेक कर दिया. एक बार मैं सारा सेंटेंस पूरा रिवाइज करता हूं ताकि आपको समझ में आए फ्लो में. दिया गया जो देखते हुए, जो शर्म है और जो बहुत ही बदनामी है, एडवर्स पब्लिसिटी है, जिसको सहा है हमारी एससी ने. और क्योंकि सहा है इसके उस वर्डिक्ट के कारण, इसके उस फैसले के कारण, जो कि बनाने वाला था, पकड़ने वाला था प्रशांत भूषण एडवोकेट को गिल्टी बना के. गिल्टी मतलब दोषी. अच्छा, किस चीज़ का दोषी भाई? कंटेम्प्ट का, कोर्ट की अवमानना का, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट का. और किसके लिए? एक कपल ऑफ ट्वीट्स के लिए जो इसने ट्वीट की थी. तो कह रहा है ऐसी एम्बेरसमेंट और एडवर्स पब्लिसिटी को देखते हुए किसी ने भी ऐसा सोचा होगा कि जो हमारी ऊपर की जुडिशरी है अब वो अवॉइड करेगी चलना इस रास्ते पे जो है बिना बात की कंट्रोवर्सीज का. और कैसे चलना? जगा करके इसके कॉन्टेम्प्ट के अधिकार क्षेत्र को. तो सबको लगता था प्रशांत भूषण के बाद कोर्ट को अकल आ जाएगी, बिना बात किसी को ऐसे कॉन्टेम्प्ट जुरिस्डिक्शन के अंदर अपनी कोर्ट में बुला करके कोर्ट जो है अपनी खुद की बेइज्जती नहीं करवाएगी. पर हुआ क्या? इससे बिल्कुल उल्टा. आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें. वन जो है, वन इसकी वर्ब है वुड हैव थॉट. इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है. वन का मतलब होता है कोई भी, कोई भी. वैसे तो वन पे ग्रामर रूल भी है, आज मैंने ऐड नहीं किया है उसको, आपको फिर कभी करवाऊंगा क्योंकि मैं उसको 2-3 बार करवा भी चुका हूँ, है ना. फिर कभी करवाऊंगा. तो वन के साथ में आप एक्चुअल में पॉजेसिव केस में वंस लगाते हो, वंस, है ना. हिज या हर नहीं लगाते हैं, वंस लगाते हैं. छोटा सा ग्रामर रूल है. तो वन की वर्ब है वुड हैव थॉट. जुडिशरी की वर्ब है वुड अवॉइड. वेड इनटू करना मतलब, देखो वेड का मतलब है चलना, वॉक करना. तो वेड इनटू मतलब किसी रास्ते चलना, किसी जो है सड़क के ऊपर जो है अचानक से आप चल पड़ते हैं तो वेड इनटू करते हैं. तो इसके लिए आप बोल सकते हैं फॉल टू ए जंप इन, है ना. अचानक से आप किसी रास्ते पे चल पड़ेंगे तो आप वेड इनटू करेंगे उस रास्ते के ऊपर. एडवर्स मतलब जो खराब हो, बैड हो, एक एडजेक्टिव एडवर्स. वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला. डिसीजन बोल दो, डिग्री बोल दो, रूलिंग बोल दो, एडजुडिकेशन बोल दो. और एक नया वर्ड आपको आज मैं बताता हूँ फैसले से रिलेटेड, प्रोनाउंसमेंट. प्रोनाउंसमेंट इन सब का मतलब है कोर्ट का या किसी का भी फैसला. अब आपसे एक छोटा सा मेरा सवाल है. सेंटेंस तो आप समझ गए. जुडिशरी वुड अवॉइड वेडिंग इनटू नीडलेस कंट्रोवर्सीज, ये आपने देखा. अब मुझे ये बताओ जुडिशरी वुड अवॉइड टू वेड इनटू क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे वर्ब के आईएनजी फॉर्म जीरेंड क्यों बना करके हमने लिखा है? इसको यहाँ पे इन्फिनिटी बना करके क्यों नहीं लिखा? अपने दिमाग पे जोर डालो. आप मेरे साथ सीख चुके ऑलरेडी क्यों मैंने यहाँ पे जीरेंड बनाया. आप पहले मुझे बताओ फिर मैं आपको बताता हूँ. चलो, बहुत सिंपल है. कुछ वर्ब्स इंग्लिश में ऐसी हैं जिनके बाद अगर दूसरी वर्ब आनी है तो इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं, वो हमेशा आएगी जीरेंड फॉर्म में. ये वर्ब्स कैसी हैं? जैसे अवॉइड नाम की वर्ब्स है ना. अवॉइड नाम की वर्ब हमेशा अपने बाद जीरेंड लेगी, कभी भी इन्फिनिटिव नहीं लेगी. आई अवॉइड गोइंग टू द मार्केट. मैं मार्केट में जाना अवॉइड करता हूँ, है ना. मुझे डर लगता है कोरोना से. आई अवॉइड गोइंग टू द मार्केट. अब मैं कोई ऐसा नहीं लिख सकता आई अवॉइड टू गो टू द मार्केट. गलत है ये. अवॉइड के बाद में गोइंग ही आएगा अगर गो नाम की वर्ब आनी है तो. अब मेरा सवाल ये आपसे, थोड़ा और दिमाग पे जोर डालो.
ऐसी 5-7-10 वर्ब्स और बताओ जो कि अवॉइड की तरह ही बिहेव करती है, जिनके बाद में आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म को ही यूज करते हैं। चलो देखना कितनी तुम्हें याद है। जितनी मुझे याद है मैं लिख देता हूं, तुम देखना तुम्हें कितनी याद है आप लोग, है ना। एडमिट, रिजेंट, माइंड, डोंट माइंड, एंजॉय, मेंशन, रिपोर्ट, कैंट स्टैंड, और भी है, मुझे भी याद नहीं आ रही। वैसे तो और भी हैं, 7-8 और भी होंगी कम से कम, है ना। वर्ब्स तो मुझे देखते याद आ जाएंगी, अभी अचानक से याद नहीं आ रही। तो मुझे 5-6 याद है ना, जिनके बाद में अपने यूज़ करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म को। अवॉइड तो है ही, है ना। तो ये सब वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में मैं काम करता हूँ, मैं स्लाइड ही दिखा देता हूँ जहाँ पे सारी की सारी वर्ब्स रखी हैं। देखना, एडमिट, कंसीडर, माइंड डोंट माइंड, टॉलरेट, प्रैक्टिस, पोस्टपोन, रिज्यूम, एंजॉय, कैंट हेल्प, रिजेंट, रिपोर्ट, मेंशन, कीप अप या कीप ऑन, रजिस्ट, वेस्ट टाइम, स्पेंड टाइम, फिनिश और डिटेस्ट। ये सब की सब वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद में हमेशा जेरेंट आएगा। तो कितनी हो गई ये? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 और 20 वर्ब्स के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ग्रामर क्विज के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, बार बार मैंने इसको यूज़ किया है। कह रहा है हाउएवर Justice S.M. Subramaniam of Madras High Court seems to believe that anyone criticizing judges should be dealt with by the threat of their contempt. कह रहे हालांकि जो जज साहब है एस.एम. सुब्रमण्यम, है ना, और कहाँ के? मैड्रास हाई कोर्ट के। कह रहे ये दिखाई देते हैं बिलीव करते हुए, ये दिखाई देते हैं ऐसा मानते हुए दैट वो ये कि कोई भी जो क्रिटिसाइज करे जजेस को, उसको डील विद किया जाना चाहिए, पैसिव वॉइस के अंदर उससे निपटा जाना चाहिए। और कैसे? थ्रेट के जरिए जो कि है कॉन्टेम्प्ट की, धमकी के जरिए जो कि है कोर्ट की अवमानना की। तो कह रहा हालांकि सुप्रीम कोर्ट तो मान गई होगी, शायद सुप्रीम कोर्ट को तो अकल आ गई, पर ये जस्टिस साहब है ना मद्रास कोर्ट वाले, इनको ऐसा लगता अभी भी जिसने भी कोर्ट को क्रिटिसाइज किया उसको बुला करके कोर्ट के अंदर ऐसी तैसी करो, उसकी कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ लगाओ। समझ गए सेंटेंस को? जस्टिस साहब की वर्ब है सीम्स, एनीवन की वर्ब है शुड बी डेल्ट विथ। आगे बढ़ते हैं। In an ill-advised move, he has written to the Chief Justice seeking permission to initiate contempt proceedings against prominent Tamil actor Surya for an innocuous comment or recent judicial orders declining to interfere with the conduct of the NEET test, है ना, National Eligibility Cum Entrance Test for Medical Courses। लंबे सेंटेंस है, डराने वाले हैं आपको बिना बात के। है सेंटेंस में कुछ भी नहीं, ये ही और हैज़ रिटन जिसको समझ में आ गया सब समझ में आ गया। कह रहे एक इल एडवाइज्ड मूव में, एक खराब हरकत में, एक खराब तरीके से किए गए काम में उसने लिखा है हैज़ रिटन हमारे चीफ जस्टिस साहब को। अच्छा कैसे लिखा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, सीख करते हुए, उसी वक्त इस काम की कोशिश करते हुए, सीख करते हुए, और क्या परमिशन को, है ना, मांगते हुए परमिशन को, कि वो इनिशिएट करे कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को, वो शुरुआत करे कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई को अगेंस्ट खिलाफ एक बड़े तमिल एक्टर सूर्या के। अच्छा किस लिए करना है काम? फोर लगा के बता रहा है, एक बहुत ही भोले भाले कमेंट के लिए, इनॉक्यूस कमेंट के लिए, जिजून कमेंट के लिए, और किसके ऊपर? एक रीसेंट जुडिशियल ऑर्डर के ऊपर, एक रीसेंट कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। अच्छा कौन सा ऑर्डर? जिसने डिक्लाइन टू कर दिया, जिसने मना कर दिया इंटरफेयर विद करना, मामले में पढ़ना, और किसके? कंडक्ट के, करवाने के इस नीट नाम के टेस्ट को, और किसके लिए? मेडिकल कोर्सेज के लिए। तो इसने ऐसे एक खराब तरीके से चीफ जस्टिस साहब को लिखा है कि आप मुझे परमिशन दे दो तो आज ही मैं सूर्या को गोली मार के कोर्ट के अंदर टांग दूं। समझ गए ना? सूर्या ने क्या किया? कोर्ट ने बोला था कि हम नीट के खिलाफ जो है हम इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे, जैसे सरकार करवाना चाहती है वैसे ही सरकार को इजाज़त देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला होगा, सूर्या ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोला, तो ये जो बीच में मद्रास वाला है ना हाई कोर्ट का जज, ये बोला साहब आप मुझे थोड़ी सी परमिशन दो, आपके खिलाफ इसने बोला तो बोला कैसे, मैं आज इसको कोर्ट में बुलाता हूँ, है ना। ऐसा इसने काम किया। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ग्रामर सीरीज फॉलो करते हो तो बहुत इजी है जिंदगी आपकी, इंग्लिश एज फार एज इंग्लिश इज कंसर्न्ड, है ना। ही हैज़ रिटन आपकी मेन वर्ब, सीकिंग आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। दो काम जब एक साथ एक ही वक्त पे हो रहे हो तो पहले काम को मेन वर्ब बनाएंगे, दूसरे काम को वर्ब के आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। आपकी इच्छा है किसको मेन वर्ब बनाना है और किसको आईएनजी फॉर्म बनाना है। आप इसको भी आईएनजी फॉर्म बना सकते थे और इसको भी बना रखा है, तो ये भी सही है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द एक्टर रिस्पॉन्डिंग विथ anguish
to recent suicides by MBBS aspirants out of fear of failure had remarked that a court that dispenses justice through video conferencing out of fear of the coronavirus is ordering students to write an exam without fear। अब देखो सेंटेंस बिल्कुल सही है और बात भी इस बंदे की बिल्कुल दम वाली है। कह रहा जो एक्टर है उसने रिस्पॉन्ड करते हुए एंग्विश के साथ, गुस्से के साथ, एंग्विश के साथ अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, अच्छा किसके खिलाफ गुस्सा? एंग्विश है उस रीसेंट हाल की सुसाइड से खिलाफ जो हो रही है एमबीबीएस एस्पायरेंट्स के द्वारा। अच्छा क्यों हो रही है? ये हो रही है फियर के कारण, डर के कारण, और जो है फेलियर का मतलब जो है फेलियर, नाकामयाबी का। तो कह रहे हैं नाकामयाबी के डर से एमबीबीएस के बच्चे जो सुसाइड्स कर रहे हैं उन सुसाइड से खिलाफ एंग्विश दिखाते हुए, रिस्पॉन्ड करते हुए रिमार्क किया था। एक्टर ने ऐसा कहा था, ऐसा उसने एक रिमार्क दिया था। दैट वो ये कि एक कोर्ट जो है जो डिस्पेंस करती है जस्टिस को, जो देती है न्याय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डर के मारे कोरोना वायरस के, कह रहा वो कोर्ट ऑर्डर कर रही है बच्चों को कि वो एक एग्जाम को राइट करें बिना किसी डर के। कह रहा आप खुद तो घर में घुस के बैठे हो, खुद तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारा काम करते हो और बच्चों को बोलते हो तुम जाओ एग्जाम देकर के आओ, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। ऐसा इस एक्टर ने गुस्से के अंदर आकर के कोर्ट के लिए ऐसा कह दिया था। समझ गए ना? एक्टर की वर्ब है हैड रिमार्क्ड, रिस्पॉन्डिंग विद अगेन क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। इसको मैं मार्क कर देता हूं, इसको हम देंगे केसरिया, सैफरन, है ना? सैफरन देकर कोई भड़क मत जाना भाई, पॉलिटिकल कलर्स नहीं है ये, है ना? चलो डिस्पेंस का मतलब होता है देना, हैंड आउट करना, थमा देना, डिस्पर्स करना। किसी को कोई चीज़ आप देते हो तो आप डिस्पेंस करते हैं। जैसे कॉफ़ी मशीन से कॉफ़ी डिस्पेंस होती है ना, आप बटन दबा दो, पानी कॉफ़ी मिक्स होके आ जाएगा, तो कॉफ़ी डिस्पेंसर मशीन होती है, वो आपको कॉफ़ी देती है, थमा देती है कॉफ़ी। वैसे ही आप भी किसी चीज़ को थमा देते हैं ना किसी को, तो आप डिस्पेंस करते हैं, उस चीज़ को देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। करा द जज साहब claims that the actor had questioned the integrity and devotion of the judges and that such a remark if unpunished would undermine public trust in the judiciary। कह रहे कोर्ट साहब ने ऐसा क्लेम किया, जज साहब ने ऐसा क्लेम किया, दावा करते हैं वो कि जो एक्टर है वो सवाल कर चुका है, क्वेश्चन कर चुका है इंटेग्रिटी पे और डिवोशन पे। डिवोशन होता है कितनी आपकी निष्ठा है किसी काम को करने के लिए, आप कितने जो है डिवोटेड है। इंटेग्रिटी होती है आपकी ईमानदारी, आपके अंदर की जो काम के लिए जो आपकी ईमानदारी होती है उसे कहते हैं इंटेग्रिटी। कह रहा कोर्ट ने ऐसा क्लेम किया जज साहब ने कि एक्टर ने सवाल उठाया कोर्ट की इंटेग्रिटी पे, निष्ठा पे और डिवोशन पे हमारे जजेस की। और कह रहा है ये भी कहा उसने, और ये भी कह रहा है ये ऐसा जो रिमार्क है दैट सच ए रिमार्क, अगर वो अनपनिश्ड रहे, अगर उसकी हम सजा ना दें तो वो कर देगा अंडरमाइन, वो कर देगा कमज़ोर बना देगा किसको? पब्लिक के ट्रस्ट को जुडिशरी के अंदर, न्यायपालिका के अंदर। तो कोर्ट का ऐसा कहना था इस एक्टर ने हमारे ऊपर सवाल उठाया है और अगर हमने इसको सज़ा नहीं दी तो पब्लिक का कोर्ट पे से विश्वास उठ जाएगा। तो मतलब बिना बात की दलील है, पब्लिक तो बल्कि सही बात बोलेगी, इस बात को जो भी सुनेगा वो यही कहेगा इस बंदे ने बात बिल्कुल सही किया। यहाँ पे देखो वुड अंडरमाइन की सब्जेक्ट मैंने शायद मार्क नहीं किया है ना, सच अ रिमार्क है ना, ये आपका सब्जेक्ट। तो ऐसा कहना चाह रहा है सच अ रिमार्क वुड अंडरमाइन। अंडरमाइन आप जानते हैं वर्ड मैंने बहुत बार करवाया है, अंडर मतलब नीचे, माइन मतलब सुरंग। आपके पाँव नीचे सुरंग अगर खोद दूं तो आपको गिराने का काम करूंगा, मतलब आपको कमजोर बनाऊंगा। अंडरमाइन का मतलब होता है किसी को कमजोर बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट इज ओनली पेटुलेंट रिसोर्ट टू कंटेम्प्ट लॉ विदाउट नेसेसरी कॉज दैट वुड मेक द लेमन लूज ट्रस्ट इन द कोर्ट्स। कह रहे ये बहुत ही बचकाना रिसोर्ट है, पेटुलेंट रिसोर्ट है। रिसोर्ट मतलब सहारा लेना, है ना, किसी कदम को उठाना। तो कह रहे कदम उठाया गया बड़ा बचकाना है, पेटुलेंट है, मूडी है, चाइल्डिश है, इरिटेटिंग है ना, बहुत ही हमें चिढ़ाने वाला कदम है ये। कह रहे किसके लिए, कौन सा कदम है? जो कि है रिस्क कंटेम्प्ट लॉ का, है ना, कोर्ट की अवमानना के कानून को जो है सहारा लेने का, और बिना किसी नेसेसरी कॉज के, बिना किसी जरूरी कारण के। कह रहे जो कि बनाएगा दैट वुड मेक, जो कि बनाएगा एक लेमन को, एक आपके मेरे जैसे आम आदमी को लूज करने का काम, ट्रस्ट को, विश्वास को कोर्ट्स के अंदर। तो कह रहा है वास्तव में जो कोर्ट कह रही है उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कोर्ट के इस एक्शन के बाद आपका और मेरा लेमन का कोर्ट से भरोसा उठने वाला है, क्योंकि कोर्ट का ये जो पूरा का पूरा रिसोर्ट है, जो सहारा लिया कोर्ट ने, जो कदम उठाया है, बचकाना है, पेटुलेंट है, चाइल्डिश है, मूडी है, इरिटेटिव है। समझ गए ना? चलो लेमन वर्ड को नोट करें। सिंपल आदमी, आम आदमी, मैंगो पीपल आर कॉल्ड लेमन, है ना, जिनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, मन के हिसाब से जो भी है चलते हैं, जो समझा दे वही मान जाते हैं, लेमैन, है ना। चलो पेटुलेंट वर्ड को नोट कर लेना, बचकाना। कह रहा नो रीजनेबल पर्सन
हु रीड्स मिस्टर सूर्या स्टेटमेंट would construe it as contempt of law of court as it does nothing more than state an obvious fact। कह रहा कोई भी रीजनेबल मैन नहीं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं, जैसे कोई भक्त होगा वो अलग बात है ना, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस करता हो वो अलग बात है। कह रहा अगर उनको छोड़ दो आप, उसके अलावा जो रीजनेबल आदमी बच्चे जिनके पास दिमाग है अपना, तो कह रहा कोई भी ऐसा दिमाग वाला आदमी नहीं है जो रीड करे सूर्या साहब के कॉमेंट्स को और कॉन्स्ट्रू करे, उनका मीनिंग निकाले इनका कैसे, एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना का। तो कह रहा है किसी भी पॉलिटिकल पर्सन को अगर आप इस कमेंट को पढ़ा दें तो यही कहेगा कि इसमें कोई कोर्ट की अवमानना की बात नहीं हुई है, ऐसा ही वो कंस्ट्रू करेगा, ऐसा ही इसका मतलब निकालेगा। कह रहा है एज इट डज नथिंग मोर देन, क्योंकि ये कमेंट करता है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं, नथिंग मोर देन, और किससे, स्टेट करने के कहने से एक ऑब्वियस फैक्ट को। तो ये जो सारा का सारा कमेंट है सीधे सीधे फैक्ट को ही तो स्टेट करता है, एक सीधी सीधी बात को ही तो रखता है। अब वो बात क्या है, कह रहा while the pandemic has resulted in virtual hearings, the court has allowed an examination involving 1.5 million students। कह रहे जहाँ पैंडेमिक रिजल्ट हुई है, जहाँ इस पूरी महामारी का रिजल्ट आया है वर्चुअल हियरिंग्स में, जहाँ पैंडेमिक के कारण वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग्स हो रही है कोर्ट ने अलाउ कर दिया एक एग्जाम को जिसमें शामिल हैं 1.5 million स्टूडेंट्स, 15 लाख स्टूडेंट्स। समझ गए ना। तो कह रहे ऑब्वियस सा फैक्ट ही तो इसमें आया इस कमेंट में कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोर्ट ने खुद से तो घर से काम करना शुरू कर दिया और 15 लाख बच्चों को धक्के मार के बोल दिया अब एग्जाम देकर के आओ, है ना। तो ये उसका कहना है कि कोई भी आदमी इसको गलत तरीके से नहीं देखेगा। अब देख लेना इसमें सब्जेक्ट वर्ब के पेयर्स, नो रीजनेबल पर्सन की वुड कंस्ट्रू, हु की रीड्स, इट की डज, पैंडेमिक की हैज रिजल्टेड, द कोर्ट की हैज अलाउड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर वाला है ना, जो हर पेयर है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई भी कर रहा है। नो रीजनेबल पर्सन सिंगुलर होगा, इसके लिए इसकी चलो यहाँ पे वुड कंस्ट्रू तो आना ही आना था क्योंकि मॉडल के बाद सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। बाकी अब देखो ना, हु के बाद में रीड्स आ रहा है, इट के बाद में डज आ रहा है, तो सबका सब्जेक्ट वर्ब जो है ना एग्रीमेंट भी आपके सामने सेट बैठेगा। इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश में काम भी आता है, आपको मालूम चले कौन किसकी वर्ब है कौन किसका सब्जेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। कंस्ट्रू करने का मतलब निकल लेना, इंटरप्रेट करना, डिड्यूस करना, मीनिंग निकालना, किसी चीज़ का मतलब समझना। कह रहा है एज पॉइंटेड आउट बाय 6 फॉर्मर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इन अ लेटर टू द चीफ जस्टिस आस्किंग हिम नॉट टू एक्ट ऑन जस्टिस सुब्रमण्यम्स लेटर, जजेस कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्टर्स कमेंट इज ऑफ द मार्क। देखो ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। कह रहा है जैसा कि पॉइंट आउट किया गया है पुराने 6 फॉर्मर जजेस हाई कोर्ट के द्वारा एक लेटर के अंदर जो मिला है चीफ जस्टिस को, जो कि आस करने वाला उसको कहने वाला है कि वो एक्ट ना करें जस्टिस सुब्रमण्यम के लेटर पे। तो इस जस्टिस सुब्रमण्यम के लेटर के सामने 6 पुराने जजेस ने भी लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये सुब्रमण्यम साहब का लेटर जो है इसको फाड़ के कहीं फेंक देना, हमारा लेटर देखो, हम कहते हैं कि सूर्या को नहीं बुलाना चाहिए। समझ गए ना। तो कह रहा है जैसा कि इनके द्वारा भी पॉइंट आउट किया गया, तो जज साहब का जो कंस्ट्रक्शन है, जो सुब्रमण्यम साहब ने ऐसा कंस्ट्रू किया, मीनिंग निकाला है इस एक्टर के कमेंट्स का, कह रहा वो है ऑफ द मार्क, बिल्कुल ही निशाने सेट के, बिल्कुल ही गलत। तो कह रहा है ये कहने का मतलब यही है, जज साहब का जो भी मतलब निकालना है वो बिल्कुल गलत निकाला जज साहब ने इस रिमार्क के अंदर। सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ें, वर्ड्स देखते हैं। ऑफ द मार्क, आपको मैं निशाना लगाने के लिए बोलूँ, जहाँ आपको लगाना है ना बुल्स आई पे, डार्ट बोर्ड पे, अब वहाँ तो निशाना लगाओ ना, और उसके अलावा आप सब जगह निशाना लगा दो, तो आपके निशाने सारे के सारे एम्स ऑफ द मार्क हैं। कहने का मतलब क्या है, इनएक्यूरेट है, इनएक्यूरेट है या इनकरेक्ट है। तो ऑफ द मार्क वही होता है जो निशाने से हटके हो, ऑफ द मार्क का मतलब वही होता है जो गलत हो, इनकरेक्ट हो, इनएक्यूरेट हो। नॉट टू, इस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई वॉन्ट हिम टू हेल्प अस, आई वॉन्ट हिम टू नॉट हेल्प अस, आई वॉन्ट हिम टू हेल्प अस, आई वॉन्ट हिम टू नॉट हेल्प अस। 2 सेंटेंस है, एक में हमने नोट लगाया, दूसरे में नहीं लगाया। अब इसमें मेरा कॉन्सेप्ट आपको ये बताना है, नोट को जब भी देखो, यहाँ पे टू हेल्प नाम का इन्फिनेटिव था, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी आप इन्फिनेटिव को स्प्लिट करेंगे नॉट से, ग्रामेटिकली वो गलत नहीं होता, पर वो फॉर्मल इंग्लिश के अंदर आप इन्फिनेटिव्स को स्प्लिट नहीं करते। आप बोलने चालने वाली इंग्लिश में इन्फिनेटिव को स्प्लिट कर सकते हैं, बीच में नॉट घुसा सकते हैं, कोई और दूसरी एडवर्ब भी घुसा सकते हैं, पर अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी बैंक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्फिनेटिव को कभी भी स्प्लिट ना करें, क्योंकि रिटन इंग्लिश के अंदर जनरली हमें इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना चाहिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर फिर भी कहा जाता है ऐसा कि इन्फिनेटिव के बीच में कभी भी नॉट को ना घुसाएं। तो आई वॉन्ट हिम नॉट टू हेल्प अस, आई वॉन्ट हिम नॉट टू हेल्प अस। आपको यही ध्यान रखना है, टू से पहले नॉट को रखा जाए, टू के बाद में नॉट को आपके एग्जाम के पर्पज से कभी भी ना रखा जाए। जब एग्जाम क्लियर कर लो, कहीं बोलने लगो तो बीच में नॉट घुसा देना, कोई गोली नहीं मारेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बिसाइड्स नो वन वुड बिलीव दैट द एक्टर
had interfered with any judicial proceedings through his comment or that it had hindered the administration of justice in any way। कह रहे साथ ही साथ कोई भी ऐसा बिलीव नहीं करेगा, नो वन वुड बिलीव, कोई भी ऐसा नहीं मानेगा दैट वो ये कि जो एक्टर है ना उसे इंटरफेयर विद किया है, इस एक्टर ने अपनी टांग फंसाई है किसके साथ, किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ, किसी भी कोर्ट की कार्रवाई के साथ, और कैसे, जरिए अपने इस कमेंट के। अच्छा, और क्या नहीं मानेगा और क्या नहीं बिलीव करेगा, और ये कि दैट वो ये कि इसने हिंडर किया है, इसने रोका है, रास्ते में रोड़ा बनाया है जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन में, जस्टिस के डिलीवरी में किसी भी तरीके से इन एनी वे। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग तब होती है जब कोर्ट को लगता है कि जस्टिस को देने से ये आदमी अपने कमेंट से रोक रहा है ना। हम तो यहाँ पे फैसला सुनाने वाले हैं, इसने खुद ही अपना फैसला हमारे खिलाफ सुना दिया, तब कोर्ट जो है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कर सकती है। पर इस पे तो कोर्ट ने कुछ फैसला सुनाया भी नहीं था, ये केस तो कब का खत्म हो चुका है। तो कह रहा कैसे भी ऐसा कोई नहीं मानेगा कि जो एक्टर है इसने कोर्ट की प्रोसीडिंग में दखल अंदाजी की है या कोर्ट के जस्टिस न्याय देने के तरीके में किसी तरीके से उसने उसको रोका है। समझ गए ना। नीट का मामला तो बहुत पहले सुलझ चुका है, कोर्ट ने बोल दिया था कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। वर्ड्स देखने हैं, हिंडर करना, किसी के रास्ते में रोड़ा बनना, स्टॉप करना, इम्पीड करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी के रास्ते में बाधा लाना, हिंडर करना। इसका उल्टा होता है पेव द वे फॉर, पेव द वे फॉर, किसी चीज का रास्ता साफ करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा दैट अ जज शुड शो अनबिलीवेबल अलैक्रिटी इन शूटिंग ऑफ अ लेटर टू द चीफ जस्टिस within hours of the actor's statements being aired on television evidences an alarming level of intolerance towards criticism and a monarchical understanding of how courts ought to deal with the public opinion। लंबा सेंटेंस है, ध्यान से देखो, सिंपल है। ये बात की, दैट जब भी शुरू में आ जाए और उसके बाद में एक नाउन या प्रोनाउन आ रहा हो तो दैट का मतलब होता है ये बात की, और दैट की एक वर्ब भी होगी अलग से। कह रहा है ये बात की, अच्छा कौन सी बात, कि एक जज को शो करना चाहिए, एक जज साहब को दिखाना चाहिए अनबिलीवेबल, ऐसी अलैक्रिटी, ऐसी चुस्ती जो अनबिलीवेबल हो, जिसको आप विश्वास ही ना कर पाओ, है ना, ऐसी चुस्ती एक जज साहब दिखाएं। अच्छा किस काम को करने में, शूट ऑफ करने में, फटाफट भेजने में एक लेटर को, किसको, चीफ जस्टिस को। अच्छा कब, कुछ ही घंटों में एक्टर की स्टेटमेंट के एयर होने के, टेलीकास्ट होने के टेलीविजन के ऊपर। तो इसने क्या है, जैसे सुबह में 6 बजे टेलीविजन पे आया ये एक्टर ने ऐसा बोला है, 10 बजे ही लेटर भिजवा भी दिया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ कि करो आप इसको, है ना, बुलाओ इसको, टांगो उल्टा। तो कह रहा है ये जो है ना, ये बात की कि एक जज साहब ऐसी चुस्ती दिखाएं, अलैक्रिटी दिखाएं एक लेटर भेजने में कुछ ही घंटों में इस स्टेटमेंट के टेलीविजन पे टेलीकास्ट या एयर होने के बाद। कह रहे ये बात की, ये बात एविडेंस करती है, ये बात प्रमाण देती है, सबूत देती है एक बढ़ते हुए लेवल का, अलार्मिंग लेवल का, चिंताजनक स्तर का, जो है असहिष्णुता का, इंटॉलरेंस का, चीज़ों को ना सहने का, और किसके खिलाफ, क्रिटिसिज्म के खिलाफ। अच्छा और किसको एविडेंस करती है, ये करती है एक मोनार्किकल अंडरस्टैंडिंग को, एक सामंतवादी अंडरस्टैंडिंग को, कैसे कोर्ट्स को डील करना चाहिए और टू डील विद, कैसे कोर्ट्स को निपटना चाहिए पब्लिक ओपिनियन के साथ। तो कह रहे हैं ये ऊपर वाली जो बात है 1 मिनट में लेटर भेजने वाली, इसका एक ही सबूत निकलता है कि कोर्ट का जो इंटॉलरेंस लेवल है वो अलार्मिंग हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कोर्ट इंटॉलरेंट हो गई है क्रिटिसिज्म के खिलाफ। और कोर्ट जो है ना, ये भी एविडेंस करती है कि कोर्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत मोनार्किकल है, बहुत सामंतवादी है। कोर्ट अपने आप को समझती है भगवान है ना। और ये सामंतवादी किस अंडरस्टैंडिंग में है कि हमें कैसे डील विद करना है पब्लिक ओपिनियन के साथ, हमें पब्लिक की आवाज़ को दबा देना जब जब पब्लिक हमारे खिलाफ कुछ भी बोले। सेंटेंस लंबा है आई थिंक, पर समझ गए होंगे, छोटे छोटे पीसेज मैंने आपको बताया। वर्ड्स बता देता हूँ, अलैक्रिटी मतलब चुस्ती, क्विकनेस, एक्सपीडिशन, प्रॉम्प्टनेस, अलर्टनेस, किसी भी काम को फटाफट करने की जो आपकी क्वालिटी है दैट इज कॉल्ड अलैक्रिटी। शूट ऑफ करना मतलब, देखो फ्रेजल वर्ब है, शूट ऑफ मतलब ब्लास्ट करना, एक्सप्लोर करना। पर जब आप शूट ऑफ एक लेटर करते हो ना, तो जैसे एक बॉम्ब में से छर्रे निकलते हैं ना, वैसे आपके घर से एक लेटर निकलता है, समझ रहे हो ना। शूट ऑफ, सीधे गोली की रफ्तार से लेटर किसी को भेज देना कहलाता है शूट ऑफ अ लेटर, सेंड अ लेटर क्विकली। वैसे शूट ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्लास्ट हो जाना, किसी चीज का फट जाना, एक्सप्लोड हो जाना। तो आपके घर से एक फट करके लेटर निकला है, फटाफट सुप्रीम जस्टिस के खिलाफ जो है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के नाम, है ना। चलो, मोनार्किकल मतलब सामंतवादी, जो मोनार्की में बिलीव करता हो। और टू आप जानते हैं, कर द एक्टर who also runs a voluntary organization dedicated to increasing access to education for underprivileged children has commented in the past too on matters related to education। कह रहे जो एक्टर साहब हैं जो रन करते हैं एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन को, एक एनजीओ को, जो कि डेडिकेटेड है इंक्रीज करने को, उपलब्धता को, एजुकेशन की अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, गरीब बच्चों के लिए। कह रहे ये जो एक्टर है ना, हैज़ कमेंट, ये कमेंट कर चुके हैं पास्ट में, भूतकाल में भी,
उन मुद्दों पे जो रिलेटेड टू हैं शिक्षा के, एजुकेशन के। तो कह रहा है ये एक्टर कुछ नए नहीं है, इस फील्ड में बहुत पुराने आदमी हैं, एनजीओ भी चलाते हैं बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, और पहले भी ऐसे मैटर्स पे बहुत सारे कमेंट्स कर चुके हैं जो शिक्षा से रिलेटेड होते हैं। समझ गए? अंडर प्रिविलेज मतलब जिसके पास प्रिविलेज कम हो, पावर कम हो, जो गरीब हो, ज़्यादा पावर ना रखता हो, अंडर प्रिविलेज्ड। कह रहे देयर इज नो रीजन टू अब्रीच हिज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डू सो स्पेशली ऑन एन इश्यू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कह रहे वहाँ कोई रीज़न नहीं है, देयर इज़ नो रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं है, एक भी कारण नहीं है कि हम अब्रीज करें, काट छांट करें उसके संवैधानिक हक में, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, इस काम को करने को। कौन सा काम? कमेंट करने का। कह रहा कोई भी रीज़न नहीं है हम उसके कमेंट्स करने के, रिमार्क करने के, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, संवैधानिक हक है, उसको अब्रीज करें। और खास करके एक ऐसे इशू पे जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, खास करके एक ऐसा मुद्दा जो हमारी सारी की सारी पब्लिक की बहुत इंपॉर्टेंस का है, जैसे एजुकेशन है ना। तो कोई भी यहाँ पे ऐसा रीज़न नहीं है। तो अब्रीज करना वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को काट छांट करना, गडेल करना, दबा देना, कंप्रेस करना या शॉर्टन करना, है ना। सब्जेक्ट है आपका नो रीजन, वर्ब आपकी इज। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सिंपल है ना। कर फर्दर जस्टिस सुब्रमण्यम्स रिक्वेस्ट इज ऑल्सो इम्परमिसिबल इन द लॉ। कह रहे इससे आगे जो जस्टिस सुब्रमण्यम साहब की रिक्वेस्ट है वो भी इम्परमिसिबल है, उसके ऊपर भी इजाज़त नहीं दी जा सकती लॉ के अंदर। तो जस्टिस साहब ने जो लिखा है उसके ऊपर एक्चुअल में तो चीफ जस्टिस लॉ के हिसाब से हाँ बोल सकते ही नहीं। तो इन्होंने जो लेटर लिखा है वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। अभी उसका रीजन बताएगा क्यों इम्पॉसिबल है। कह रहे द हाई कोर्ट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू इनिशिएट कॉन्टेम्प्ट in respect of an order passed by the Supreme Court, going by the apex court's verdict in वितु शाह ओबराय 2017। कह रहा हाई कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हाई कोर्ट के पास अधिकार ही नहीं है, अधिकार क्षेत्र ही नहीं है उनका कि वो शुरू करें कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ के जो है संदर्भ में एक ऑर्डर के जिसको पास किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट के पास ऑर्डर जो है ना बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी राइट्स नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने कॉन्टेम्प्ट को जो ना केस जो है उसको बनाया जाए। अब देखो एक कहना किसका है, कह रहा गोइंग बाय हिसाब से एपेक्स कोर्ट के उस वर्डिट के जो था वितु शाह ओबराय 2017 का। तो अगर 2017 के इस वर्डिट को देखें हम वितु शाह ओबराय नाम की केस के, तो अगर उसके हिसाब से गो बाय करें, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जुरिस्डिक्शन देख लेना, आपका एरिया ऑफ अथॉरिटी, आपका अधिकार क्षेत्र, जहाँ पे आपकी पावर है वो आपका जुरिस्डिक्शन है। गोइंग बाय का मतलब होता है के हिसाब से, इसकी जगह अकॉर्डिंग टू भी लिख सकते हैं। कह देयर इज नो रीजन फॉर चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही टू परमिट इनिशिएशन ऑफ कॉन्टेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट मिस्टर सूर्या। कह रहा कोई भी रीजन नहीं है चीफ जस्टिस साहब अमरेश्वर प्रताप शाही के पास कि वो परमिट करें शुरुआत को कॉन्टेम्प्ट एक्शन की, किसके खिलाफ? अगेंस्ट मिस्टर सूर्या, सूर्या नाम के इस बंदे के खिलाफ। तो कह रहा कोई भी रीजन नहीं है, सूर्या साहब को कोर्ट में बुलाया जा सकता है और कॉन्टेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनके सामने हो। आई होप आज का ट्यूटोरियल आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि मैं इसको इसी तरीके से लाने की कोशिश करता हूँ कि एक कहानी की तरह आपके सामने आए। जैसा सबको समझ में आता है इंग्लिश पढ़ने वालों को, वैसा आपको भी समझ में आना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश को भी अच्छे से ना भी पढ़ पा रहे हो, है ना। धीरे धीरे यही तरीका है जिससे आप जो है खुद भी पढ़ने में इंडिपेंडेंट होंगे एक दिन। वीडियो को एक लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। फिर मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में, शाम को IBPS स्पेशल वीडियो पार्ट 3 जिसके अंदर हम नई वैरायटी क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज करने वाले हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम आ रहा है ना आजकल, सेंटेंस कंप्लीशन मैच द कॉलम, उसको करेंगे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए साइनिंग आउट।